वर्क पावर एनर्जी का स्टार्ट हमने किया था। तो हमने पिछली क्लास में कहा था कि संसार में एनर्जी का मतलब क्या है। तो इसका जवाब ये मिला था कि एनर्जी उसी के पास है जो एनर्जी दे सकता है। यही उसकी परिभाषा है। एटम से जब एनर्जी प्राप्त हुई तो कहा कि एटम में एनर्जी है। चलती हुई बॉल ने किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया तो हमें पता लगा कि बॉल में एनर्जी है। कोई छत से सामान नीचे गिरा, उसने कुछ वर्क कर दिया तो हमें पता लगा कि उसमें कुछ एनर्जी है। जिसने एनर्जी दे के दिखाया हमने कहा उसमें एनर्जी है। तो उसको शब्दों में डिफाइन किया, इंटरनल कैपेसिटी टू डू वर्क, कार्य करने की भीतर की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि संसार में जो भी एनर्जी है वो दो ही प्रकार की है। उसमें एक वजह बताई गई कि चलने की वजह से एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह भागती है, उसमें चलने की वजह से कार्य करने की क्षमता आ जाती है। चलती हुई बॉल कुछ भी कर सकती है तो हम कह रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी चलने से होती है। फिर हमने दूसरे प्रकार की एनर्जी बताई। संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं, तो उनको पास में लाने से, उनको दूर ले जाने से उनमें एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे किसी पत्थर को ऊपर उठाने से, जैसे किसी तीर को धनुष में खींचने से, किसी स्प्रिंग को खींचने से, दो चार्जेस को पास में लाने से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे डिस्टेंस चेंज करने से एनर्जी स्टोर होती है। उस प्रकार की एनर्जी का नाम हमने रखा पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी पर्सनल होती है। जैसे इस पेन को मैंने फेंक दिया तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी इस पेन की है और इसका स्टोर करने वाला कोई नहीं, यही भाग रहा था, इसी के पास मास था, इसी के पास वेलोसिटी थी, इसी की काइनेटिक एनर्जी थी। परंतु इसको किसी दूसरे पेन से बांध दूं और इनके बीच में एक इलास्टिक स्ट्रिंग बांध दूं तो मैं कहूँगा कि इनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ रही है। तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी इस वायर में स्टोर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं कि फील्ड की फॉर्म में स्पेस में स्टोर होती है। पोटेंशियल एनर्जी पर्सनल नहीं होती। एक ब्लॉक और दूसरा ब्लॉक, उनके बीच में जो भी फोर्स है वो उसको स्टोर करता है और वो स्टोर करता है स्पेस में। उसकी आगे ज़्यादा डिटेल हम जानेंगे इस चैप्टर में, उसका इतना रोल नहीं है। पर फिलहाल इतना कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एक म्यूचुअल एनर्जी है और काइनेटिक एनर्जी एक पर्सनल एनर्जी है। दोनों प्रकार की एनर्जी होती है। अब हम कहते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो एनर्जी का बर्तन है। यही एक पंक्ति लिखना चाहते हैं हम। एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स इज द कंटेनर ऑफ एनर्जी। एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स, ब्रह्मांड में प्रत्येक कण, एवरी पार्टिकल इन दिस यूनिवर्स इज कंटेनर ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी का कंटेनर है, एनर्जी का बर्तन है। जैसे किसी बर्तन में हम लिक्विड भर सकते हैं वैसे हर पार्टिकल में एनर्जी भर सकते हैं। इस पेन में एनर्जी भरना है, इसको फेंक दिया, भर गई एनर्जी, है ना। इस पेन को उठा के छत पे रख दिया, भर गई एनर्जी। इसको किसी स्प्रिंग से जोड़ के खींच लिया, एनर्जी आ गई। तो वी कैन स्टोर एनर्जी इन पार्टिकल्स। संसार में प्रत्येक पार्टिकल एनर्जी का बर्तन है। दूसरा पॉइंट लिखना चाहते हैं, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स force acting between the particles is similar to a pipeline, is similar to a pipeline माने ट्यूब, और similar to pipeline, PIPE पाइप, LINE पाइपलाइन। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं
कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स इज सिमिलर टू पाइपलाइन which is responsible for transfer of energy. And we can assume that energy is similar to a liquid. And we can assume that energy is similar to liquid. ऑब्जेक्ट एनर्जी के बर्तन के समान है। फोर्स पाइपलाइन के समान है। एनर्जी लिक्विड के समान है। ये ऐसे ही महसूस करने के लिए बात कर रहे हैं हम। बर्तन में एनर्जी भरी है, मतलब बर्तन में लिक्विड भरा है, वैसे संसार में सब में एनर्जी आती है। जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में लिक्विड ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वैसे एनर्जी एक से दूसरे में ट्रांसफ़र की जा सकती है। अब मान लो मेरे शरीर में एनर्जी भरी हुई है, मैं निकाल के इस पेन को देना चाहता हूँ तो ऐसे फेंक दूंगा। मैं इसमें फेंकूंगा तो ऐसे यहाँ से ऐसे झटका मार के यहाँ से निकलेगी, पेन में चली जाएगी और पेन आगे चला जाएगा। तो एनर्जी ऐसे ट्रांसफ़र होती है। तो इसको ट्रांसफ़र करने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मैं कहूँ कि ये पेन रखा हुआ है और मैं अपने हाथ से उसमें एनर्जी दे दूँ, तो मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं दूर से ही, ये पाइपलाइन के बगैर पानी ट्रांसफ़र नहीं होगा, कोई कनेक्टिविटी चाहिए, बिना कनेक्शन के होगा नहीं। दूसरा ये कि मान लो पाइपलाइन जोड़ दिया, तो पाइपलाइन जोड़ने से भी पानी तुरंत हमेशा ट्रांसफ़र नहीं होता है और कंडीशन भी चाहिए होती है। जोड़ने के बाद जब मैं इसको धक्का लगाऊंगा तो फोर्स इन्वॉल्व होगा और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी आएगा। तो वर्क करना मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र करना है। वर्क करने के लिए फोर्स की ज़रूरत है, यानी इस पाइपलाइन की ज़रूरत है। अच्छा, आपने देखा होगा कि पाइपलाइन में हमेशा दो एंड होते हैं। कोई भी पाइप देखते हैं तो उसमें एक एंड इधर होता है, एक एंड इधर होता है। न्यूटन के नियम से फोर्स भी दो एंड वाला होता है, एक इस तरफ लगता है और एक उस तरफ लगता है। न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ काम कर रहा है, पाइपलाइन के दो एंड की तरह है। वो एक से एनर्जी छीनता है, दूसरे को एनर्जी देता है। पाइपलाइन में से एनर्जी जा रही है, यानी फोर्स से एनर्जी जा रही है। तो आप यूँ समझो कि संसार में एनर्जी का ट्रांसफ़र फोर्स की सहायता से ही होगा और हर एक वस्तु के पास एनर्जी फिक्स है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। कोई उससे एनर्जी छीन सकता है, कोई किसी को एनर्जी दे सकता है। ठीक है, तो अब हम वर्क के बारे में बात करना चाहते हैं कि वर्क क्या होता है। लिखते हैं स्टेटमेंट फॉर वर्क। वर्क इज ए मेथड, वर्क इज ए मेथड, work is a method by which energy is transferred. Work is a method by which energy is transferred from one object to other object. From one object to other object by the application of force, by the application of force and due to displacement. अगर मेरे पास किसी एक के पास एनर्जी है, दूसरे के पास नहीं है, ऐसे उदाहरण के लिए बताते हैं। यहाँ पर एक बक्सा रखा है और एक आदमी रखा है। ठीक है, आदमी के पास एनर्जी है, वो भोजन करता है, एनर्जी स्टोर करके रखता है। ये दो चीज़ें हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल करता है, इसलिए उसके लिए भगवान ने विशेष तरीके से सेल बनाया इधर,
एक सेल इधर लगता है, एक सेल इधर लगता है, एक इधर लगता है और एक इधर लगता है, ऐसे टोटल 4 सेल होते हैं। बाकी मसल्स औरों की बायोलॉजी वाले ज़्यादा जानते हैं, मैंने बायोलॉजी छोड़ रखे है ना। तो ये कहना चाहते हैं कि ये सेल जो है एनर्जी वाले, इसमें एनर्जी स्टोर है। ये एनर्जी ऐसे नहीं निकलती, ये कुछ जोर आजमाइश से निकलती। अगर मेरे हाथ में ये पेन है तो मैं ऐसे लिए रहूँगा, हम फिर भी थक जाते हैं ऐसा हम कहते हैं, वो बात मैं आगे समझाऊंगा, अभी इसको मत मानना है ना। अगर मैं इस पेन को एनर्जी देना चाहता हूँ तो मैं सिर्फ इस पर फोर्स लगा के नहीं दे सकता हूँ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऐसा करूँगा ना तो पेन के पास वेलोसिटी आएगी, पेन दौड़ने लग जाएगा, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये एनर्जी मेरे हाथ से निकल के इसमें चली गई। तो हाथ का फोर्स आना ज़रूरी था, डिस्प्लेसमेंट का होना ज़रूरी था। ऐसे ही अगर ये आदमी इस बक्से को धक्का मारेगा और ये धक्का मार के भी इसको खिसका नहीं पा रहे तो इसकी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होगी। इसकी बॉडी की एनर्जी यहाँ रहेगी, ये ढीली हो सकती है एनर्जी, है ना, पर इसको नहीं मिलेगी जब तक कि ये खिसकेगा नहीं से। इसने धक्का लगाया तो फोर्स आ गया और ये डिस्प्लेस भी हो गया, तो हम कहेंगे कि इसकी एनर्जी इसमें से निकल के इसमें चली गई। तो ये है एक पाइपलाइन, बिना पाइप जोड़े मिलेगी नहीं। तो फोर्स लगाना ज़रूरी, डिस्प्लेसमेंट होना ज़रूरी अगर वर्क करना चाहते हो। बिना फोर्स बिना डिस्प्लेसमेंट एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। तो वर्क इज़ ए मेथड, वर्क एक प्रक्रिया है जिसमें एक की एनर्जी को दूसरे को भेजा जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एनर्जी मिलने के बाद जब इसने धक्का मारा ना तो ये आदमी वैसे ही सामने खड़ा हो जाएगा हमारे सामने कि भाई मैंने धक्का मार दिया, ये लो। और ये जो बक्सा है मान लो स्मूथ सरफेस है, 5 मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ वेलोसिटी आ गया, तो ये आदमी यहाँ खड़ा है, इसका एनर्जी अब इसकी बॉडी थोड़ी सी कम पड़ जाएगी, है ना, थोड़ा थक जाएगा वो। फिर उससे कहेंगे चलो एक बार और धक्का मारो, ऐसे 50 ब्लॉक रख देंगे, वो ऐसे धक्का मारेगा फिर खड़ा हो जाएगा, फिर मुस्कुराहट थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी, है ना, एनर्जी घटने की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ ट्रांसफ़र हो रहा है, इसका सबूत है कि आदमी में से कुछ जा रहा है। नहीं जाता होता तो इसमें फ़र्क थोड़ी पड़ता है, 50 क्या 50,000 लगा लेता तो भी नहीं फ़र्क पड़ता, पर हम जानते हैं कि ऐसा होता है। ये इसका सबूत है कि वो थक रहा है। मैंने पिछले क्लास में भी कहा था, आदमी हटा के रोबोट लगा लो, रोबोट भी ढीला पड़ जाएगा, बैटरी कमज़ोर हो जाएगी। गाड़ी लगा लो, गाड़ी का पेट्रोल डीजल जो भी है वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो कम हो रहा है, वही हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो हमने डिफाइन किया कि वर्क एक मेथड है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों जरूरी हैं वर्क होने के लिए, ये कहना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं वर्क होने के लिए। अगर वर्क करना चाहते हो फोर्स भी लगना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। फोर्स लगाया पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कहते हैं कि आपने कुछ भी किया होगा, आपसे एनर्जी उसको नहीं मिला, आप उसको एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं कर पाए। खुद के खुद में ट्रांसफ़र हो गई, गर्मी पैदा हो गई तो बात अलग है ना, उसको कुछ नहीं मिला है जिसको आपने धक्का मारा है। देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। तो वर्क इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ठीक है। पॉजिटिव वर्क मीन्स, अब वर्क पॉजिटिव है तो इसका क्या मतलब है लिखना चाहते हैं, पॉजिटिव वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट। Positive work on an object means energy is transferred to the object, means energy is transferred to the object by the application of that force.
एनर्जी इज ट्रांसफर टू द ऑब्जेक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ दैट फोर्स। ठीक है, किसी फोर्स ने पॉजिटिव वर्क किया है, उसका मतलब है उसने एनर्जी दिया है। ठीक है, ये उसका मतलब है, बिल्कुल सीधा साधा मतलब है। नेगेटिव वर्क का क्या मतलब है? नेगेटिव वर्क बाय ए फोर्स मीन्स, नेगेटिव वर्क बाय ए फोर्स मीन्स energy is extracted from the object by that force. Energy is extracted from the object by that force. उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया है, छीना है। जैसे मान लो कि एक आदमी साइकिल चला रहा था, धीरे धीरे उसकी साइकिल चल रही थी, वो थका हुआ था, आप गए, आपने उसको पीछे से धक्का मारा, साइकिल का स्पीड बढ़ गया। फिजिक्स कहेगी कि आपने पॉजिटिव काम किया। समाज कहेगी ऐसे धक्का नहीं मारते, ये गलत बात है ना, वो अलग चीज़ है ना। फिजिक्स के अनुसार आपका काम पॉजिटिव है, आपने कुछ एनर्जी दिया है उसको, थका भरा उससे चल नहीं रहा था साइकिल, आपने धक्का मार के थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया, तो आपका काम पॉजिटिव है। ठीक है, और अगर कोई चीज़ दौड़ रही थी और आपने उसको रोक दिया, या दूसरे तरीके से कहें तो मान लो ट्रक चल रहा था, आप साइकिल पे चल रहे थे, आपने ट्रक को साइड से पकड़ लिया, तो अब आपका साइकिल भाग रहा है, अब आपको पैडल नहीं मारना पड़ रहा है, आप उसे छीन रहे हैं। ठीक है, तो आप ट्रक के ऊपर नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रक बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स लगाकर किसी से एनर्जी छीन रहे हो तो आप नेगेटिव काम कर रहे हो, और फोर्स लगाकर किसी को एनर्जी दे रहे हो तो आप पॉजिटिव काम कर रहे हो। ठीक है, एक और बात लिखना चाहते हैं, जीरो वर्क। जीरो वर्क मीन्स there is no transfer of energy by the application of that force. अगर किसी फोर्स ने कोई काम नहीं किया है तो उसका मतलब हम कहेंगे कि उसकी तरफ से कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई। ठीक है, पॉजिटिव मतलब एनर्जी उसने उसको सप्लाई किया है, नेगेटिव मतलब उसने एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया है, ज़ीरो मतलब उसने एनर्जी न दिया है न लिया है। देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, न तो एनर्जी दिया है न एनर्जी लिया है। संसार में फोर्स ऐसा भी करते हैं, फोर्स न सिर्फ एनर्जी देते हैं, दिशा भी बदलते हैं, चलते हुए की दिशा बदल देते हैं फोर्स। जब वो फोर्स डायरेक्शन चेंज करने का काम करते हैं उस टाइम वो एनर्जी नहीं देते। जैसे धरती चंद्रमा पे फोर्स लगाती है, मून पे फोर्स लगाती है, तो मून के फोर्स की, मून पे लगने वाला फोर्स कभी मून पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि मून तो उसी स्पीड से चल रहा है, जितनी स्पीड से पहले से चल रहा था आज भी वैसी स्पीड से चल रहा है, वही लगभग 28 दिन लगते हैं उसके। तो कहने का मतलब है कि वर्क डन अर्थ के फोर्स का मून पे जीरो है, क्योंकि वो उसकी एनर्जी को चेंज नहीं कर रहा है। आगे हम देखेंगे कैसे कैसे केस में ज़ीरो वर्क होता है। अब हम एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, तो वर्क का एक छोटा सा फार्मूला है, उसको लगाओगे तो आपको पता लग जाता है कि एनर्जी गया कि नहीं गया, इसका हिसाब लगाना आसान होता है। तो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, फार्मूला ऑफ वर्क। वर्क का फार्मूला क्या है? इस चैप्टर में हमारा पहला उद्देश्य तो है कि हम हर प्रकार के फोर्स का वर्क कैलकुलेट कर पाएं। तो फिजिक्स के अंदर सारी इमोशनल बातें एक तरफ और फार्मूला एक तरफ। जिसको फिजिक्स सीखनी है उनको फार्मूलों पे आना पड़ेगा। यही है इतनी सारी बातों का कंक्लूजन। और बातें भूल जाएं, सिर्फ इतनी सी बात याद रखें। अभी तक जितनी बात पढ़ाई ना, इतनी देर की क्लास में बस पहली कीमती बात आई, DW इज इक्वल टू F.ds। यही है फॉर्मूला, इसी से सब कुछ होने वाला है। बस इन सब का मतलब बताना पड़ेगा क्या है।
DW है स्मॉल वर्क डन बाय F on the object on which it is acting. Small work done by F on the object on which it is acting during small displacement. छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स के द्वारा किया गया वर्क है ये। किस पे वर्क? जिस पर ये लग रहा था। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी ओपन करते हैं आगे चल के, F इंटू DS इंटू कॉस थीटा। सेम फार्मूला इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। अब इसमें आने वाला DS क्या है? अच्छा F, पहले F क्या है? एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं, हर एक फोर्स का अपना अपना हिसाब होगा। वर्क डन F is force whose work is calculated. जैसे घर में बहुत सारे सदस्य हो सकते हैं और सब लोग कुछ कमाते हैं कुछ गंवाते हैं, है ना। उनका खाता बनाया जा सकता है कि पुत्र का खाता होगा तो उसमें माइनस माइनस होगा, और भाई या पिता का होगा तो उसमें प्लस प्लस होगा कुछ, है ना। तो वो उनके खातेदारी का मामला, अलग अलग का खाता है, फिर परिवार का खाता अलग होगा, है ना। तो अकेले फोर्स का अकाउंट है। F इज द फोर्स हुज वर्क इज कैलकुलेटेड। बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं, हम किसी एक फोर्स को देख रहे हैं कि इसने क्या वर्क किया, उसका हिसाब है। अब DS क्या है? DS इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। Displacement of point of application of force with respect to ground. जब कुछ भी नहीं कहा जाता है तो हम सारे वर्क ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। हमको इस बात को देखना होगा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या डिस्प्लेसमेंट है। यानी जिस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है सिर्फ उसी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट, हमें बाकी सारे पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट से कोई मतलब नहीं है। यहां से एक बात पता लगती है कि डिस्प्लेसमेंट तो फ्रेम डिपेंडेंट होता है, तो वर्क भी फ्रेम पे डिपेंड करेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। एक रेफरेंस फ्रेम में फोर्स का वर्क पॉजिटिव है तो दूसरी फ्रेम में नेगेटिव मिल जाएगा, तीसरी फ्रेम में 0 मिल जाएगा। फिर तो अजीब सा हो जाएगा कि क्या हो रहा है। कोई तो पॉजिटिव कहता है, कोई तो नेगेटिव कहता है। ये ज्ञान हमें जब सब प्रकार का ज्ञान हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि संसार में कुछ भी गड़बड़ नहीं, सब सही है। जब तक अज्ञानी रहते हैं तब हमें गड़बड़ नजर आती है कि हाँ कोई तो पॉजिटिव बताता है, कोई तो नेगेटिव बताता है। तो अभी हम सीखने की प्रक्रिया में है, इसलिए इसकी चिंता मत करना, हम तो सॉल्व करेंगे बस, है ना। अलग अलग होगा ये विश्वास रखें, दिक्कत की बात नहीं, मान लेंगे ठीक है ऐसा होता होगा। तो वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स ऑन रेफरेंस फ्रेम। अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से एक ही फोर्स का वर्क अलग अलग आ जाएगा। एक और चीज यहाँ पे आ गई, थीटा आ गया। थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच एंगल होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, इसको डायग्राम में समझाता हूं।
ये कोई ब्लॉक है, इस पर किसी ने फोर्स लगाया ऐसे, अगर ये ब्लॉक यहां से खिसक के थोड़ा आगे आ गया तो भले ही ब्लॉक किधर भी गया होगा, हमें बाकी किसी से कोई काम नहीं, इस पॉइंट से मतलब है जिस पर फोर्स लगा है। तो हम ये कहेंगे कि इस फोर्स का वर्क हुआ, पूरे डिस्प्लेसमेंट के दौरान फोर्स ऐसे लगता रहा और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो इस फोर्स का वर्क डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा ऐसा होगा। ठीक है। अगर मान लो कि आपने ब्लॉक को पुल किया ऐसे और ये ब्लॉक थोड़ा ऐसा डिफॉर्मेबल था, ऐसे आ गया, खिंच गया, रबर टाइप का ब्लॉक होगा कोई, तो भी हमको डिस्प्लेसमेंट इसका देखना है, ये एफ ये थीटा, फिर वही वर्क डन। तो डिस्प्लेसमेंट हमें उस पॉइंट के डिस्प्लेसमेंट से मतलब है जिस पॉइंट पर फोर्स लगाया जा रहा है। ये सबसे कीमती बात है जो अभी तक के लेक्चर में हमने पढ़ी है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो हमने 9वीं क्लास में ही पढ़ लिया था, है ना। अब हम कुछ दूसरी तरह से बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन नहीं होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा ये होता है। ठीक है। अब हम कुछ पॉजिटिव नेगेटिव वर्क की जांच पड़ताल करेंगे आपसे कि आप लोग पहचान पाते हैं कि नहीं कि वर्क पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है। हाँ हाँ, चलो मैं एक ऐसा एक एग्जांपल और पेश करता हूँ। मान लो कि दो दोस्त हैं और वो आपस में एक शर्त लगाते हैं कि कौन ज़्यादा वर्क करने की क्षमता रखता है। एक तो ताकतवर है और एक दुबला पतला है। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि चलो आज अपन रेलवे स्टेशन चलते हैं, जो आजमाइश करेंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। रेलवे स्टेशन में बहुत सारे पटरियाँ होती है, उसमें से कुछ खाली पटरियाँ टाइप की होती है, जहाँ ट्रेन कम आती है। वहाँ पर एक क्या है कि जो मालगाड़ी आई हुई है ना, जिसके अंदर सामान भरा हुआ बहुत सारा, बहुत भारी वजन वाले बहुत सारे डब्बे होते हैं उसमें, पता नहीं कब चलती है कब आती है उसका आता पता नहीं है ना। तो वो क्या है कि साइड में खड़े है। तो जो ताकतवर दोस्त है ना, उसने कहा कि अब मैं पहले आजमाइश करूंगा, देखना मैं कितना वर्क करके दिखाता हूँ। तो ट्रेन के अंदर ऐसे 50 डब्बे भारी सामान भरा पड़ा है और वो पीछे वाले डब्बे पे जाके ताकतवर आदमी ने जोर लगाना शुरू किया, पूरा जोर लगा रहे, भाग भाग के आके जोर लगा रहे। और वो जो है उसने डिटेक्टर लगा रखा है एक, जो बताता है बिल्कुल छोटा सा भी डिस्प्लेसमेंट होगा तो डिटेक्ट कर लेगा। ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके आए, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया जा रहा है वो कितना खिसक रहे हैं। ऐसे उसने लगभग आधे घंटे तक जोर आजमाइश किया और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं हुआ। भारी ट्रेन थे, कैसे होता। तो उसने कहा दोस्त तुमने फोर्स तो बहुत लगाया, 1000 न्यूटन, 1200 न्यूटन, 1500 न्यूटन, पर जीरो डिस्प्लेसमेंट, योर वर्क इज जीरो। ठीक है, तू करके दिखा दे, है ना, तेरे में तो वैसे ताकत भी नहीं दिखती। तो दुबले पतले का नंबर आया। दुबले पतले ने क्या कहा कि दोस्त से थोड़ी देर बातें करी, फिर उसने देखा कि इस मालगाड़ी के जाने का टाइम हो रहा है, उसका सिग्नल हो गया है, अब उसके निकलने का टाइम। उसने कहा दोस्त देखना मैं धक्का दूंगा। वो उसके पीछे जाके खड़ा हुआ कि अब नोट करना। तो उसने धक्का देना शुरू किया, उधर से इंजन स्टार्ट हो गया, ट्रेन धीरे 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 भागने लगी, वो उसके पीछे भागा, लगभग थोड़े धीरे धीरे स्टार्ट होती मान लो। तो ऐसे करके 50 मीटर तक दौड़ता गया। उससे कहा दोस्त मेरा फोर्स कितना था, 400 न्यूटन में तो 1500 लगाया और डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर, 400 इंटू 50 कितना होता है भाई,
400 इंटू 50 कितना होता है? 400 इंटू 50, 20,000 जूल का वर्क किया मैंने, तुमने 0 किया है। आप सहमत हो इस बात से? गलत बात। आपको फॉर्मूला पता है, इमोशनल नहीं होना है, ठीक है? फॉर्मूला क्या कहता है? फोर्स लगा। फॉर्मूला कहता है डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वर्क हुआ। सही बात है। उस दुबले पतले आदमी के द्वारा ट्रेन को 20,000 जूल की एनर्जी सप्लाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वो धक्का नहीं देता तो ट्रेन का वेलोसिटी थोड़ा सा लेट आता, थोड़ा सा कोयले का बचत हुआ है उसमें, पक्का है, ये सच्ची बात है। और उस ताकतवर आदमी ने खूब जोर मारा, उसे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है? तो ये फिजिक्स का फॉर्मूला जैसा है वैसा लगाना है, इसमें इमोशनल नहीं होना है कि हमारा मन तो ऐसा कहता है। इफेक्ट पे नहीं जाना है कि नहीं ये तो इंजन ने चलाया था, इसने नहीं चलाया था, ऐसे बहानेबाजी नहीं चलेगा ना। फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगाना है। डिस्प्लेसमेंट किसी ने भी करवाया हो, इसकी चिंता नहीं करने की किसने करवाया था, आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या फोर्स लगा था। आपका आंसर है हाँ लगाया था। क्या जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया था उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ था? क्या हुआ तो था, हुआ तो फिर लगाओ, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, यही जवाब है। ऐसे ही करना है। न्यूटन्स लॉ में वो फोर्स और एक्सेलरेशन कॉज और इफेक्ट होते थे, पर वर्क डन के अंदर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कॉज इफेक्ट नहीं है। फोर्स फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट करवाए किसी ने भी हो। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ में है तो वर्क डन है। उसके पीछे मत जाना कि किसने करवाया, सिर्फ ये देखना कि डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या, फोर्स लगा क्या, एंगल कितना था, फॉर्मूला लगा देना, आंसर निकाल लेना, और कुछ नहीं है, ठीक है? तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम सवाल करते हैं पहले, फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक बात क्वेश्चन करने से पहले एक बात और बता देता हूँ मैं, चलो मैं भूल गया थोड़ी सी बात बताना। ये आपके पास में आ गया आंसर। अब इसके लिए मैं एक बात कहना चाह रहा था, ये क्वांटिटी तो कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये कभी नेगेटिव नहीं होगी, ये कॉस थीटा ही नेगेटिव हो सकता है। तो डी डब्ल्यू इज नेगेटिव व्हेन cos theta is negative, when theta is from 90 degree to 180 degree। नेगेटिव वर्क तभी होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ऑब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक है? पॉजिटिव वर्क, बाकी सब तो वैसे ही पॉजिटिव होते हैं क्योंकि मॉड लगे हुए हैं। जब cos थीटा पॉजिटिव होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच होगी, जब एक्यूट एंगल होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जब एक्यूट एंगल होता है तो पॉजिटिव वर्क होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जब ऑब्ट्यूस एंगल होता है तो नेगेटिव वर्क होता है। डी डब्ल्यू जीरो, जीरो वर्क होने के कई कारण हो सकते हैं। या तो फोर्स जीरो होगा, या तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, या तो कॉस थीटा जीरो होगा, बोले तो थीटा 90 होगा। जीरो वर्क तब हो सकता है जब फोर्स ही नहीं लगाओ और डिस्प्लेसमेंट हो गया हो, ठीक है? फोर्स लगाया नहीं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ऐसा हो जाता है। कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी, गैलीलियो के नियम के हिसाब से चल रहा है तो चलता रहेगा। डिस्प्लेसमेंट के लिए कोई फोर्स जरूरी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फोर्स तो खूब लगाए तो जीरो हो जाएगा। दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो गए। वेन एवर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर देन वर्क डन विल बी जीरो, ठीक है? अब मैं आपसे सवाल पूछने जा रहा था। पहला सवाल ये था, ये एक दीवार हमको दे रखी है, दीवार के सहारे एक आदमी खड़ा है टायर वाले जूते पहनकर।
जूतों में टायर लगे, ठीक है, ऐसे यूं। फिर वो क्या करता है कि ऐसे दीवार को धक्का मार के उस तरफ स्लाइड करता है। ये इसकी दोनों अवस्थाएं मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये रेस्ट पे था पहले, फिर इस आदमी ने अपने आप को दीवार से दूर किया, कुछ वेलोसिटी एक्वायर किया, ठीक है, यूं ऐसे इस तरफ ऐसे एक्वायर कर लिया। तो अब आपसे सवाल ये, वर्क डन बाय वॉल ऑन मैन, दीवार के द्वारा व्यक्ति पे वर्क विल बी, आपको मैं छोटी छोटी चॉइस दे रहा हूं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कैन नॉट बी डिसाइडेड। हम जब कुछ भी नहीं कहते हैं तो हमेशा वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है ना। आपको आंसर हमेशा ग्राउंड के हिसाब से सोचना है। आपको फॉर्मूला बता दिया है, वर्क क्या होता है इसका मतलब आपको पता है, कब पॉजिटिव नेगेटिव होता है ये आपको बता दिया गया है। तो आदमी ने दीवार को धक्का देकर इस तरफ वेलोसिटी प्राप्त किया। तो दीवार के द्वारा, जब कोई कहता है कि दीवार के द्वारा आदमी पे क्या वर्क हुआ, इसका मतलब दीवार के द्वारा लगाए गए फोर्सेस ने आदमी पे क्या वर्क किया, इसका ये मतलब है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या नहीं पूछ रहे हैं, बस ये पूछ रहे हैं कि वो प्लस का हुआ कि माइनस का हुआ कि जीरो हुआ। आपके जो मन में ठीक जमता है ना वो लिखो आप, जो आपको लगता है कि ये आंसर होना चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं कि फिजिक्स सीखने के लिए हमें इमोशनल होने से बचना होगा, हमें इक्वेशनल बनना पड़ेगा। इमोशनल छोड़ के इक्वेशनल। ये इक्वेशनल क्या होता है, इक्वेशन लगाने वाला, और कुछ नहीं सोचता है वो इक्वेशन लगाता है। अब मैं आपको लगा के दिखाता हूं कि कैसे इसको हल करना चाहिए। हमको ऐसे नहीं सोचना है कि उसके पास वेलोसिटी आ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। सॉल्व करने का तरीका देखो। सबसे पहले तो अपने आप से सवाल में पूछो कि किसका वर्क डन पूछा है, किस पे वर्क डन पूछा है। तो वर्क डन बाय वॉल, यानी वॉल का वर्क डन पूछा है। तो वॉल का वर्क डन का बोला है तो वॉल के द्वारा लगाए गए फोर्स का वर्क डन, किसके ऊपर, आदमी के ऊपर। तो आपको ये देखना है कि आदमी पर वॉल ने क्या फोर्स लगाया है, फिर उसके बाद उसका वर्क का हिसाब लगाना। तो आप इस पर ध्यान देंगे, ध्यान आपने दिया ही होगा, कहने की जरूरत नहीं है। वॉल ने आदमी पे नॉर्मल रिएक्शन लगाया है, आप लोग सहमत है इससे, है ना। तो वॉल का वर्क मतलब वॉल के द्वारा लगाए गए नॉर्मल रिएक्शन का वर्क, ठीक है। अब उसके बाद आपने गौर किया होगा कि जब ये आदमी ऐसे पीछे की तरफ चला गया तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था वो तो वही था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अगर मैं दीवार को छूता हूं और दीवार से फोर्स प्राप्त करता हूं तो मेरी बॉडी कहीं भी जाए, मेरा हाथ जो है वो दीवार से टच है, उसका थोड़ी डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट तो बाकी सब पॉइंट्स का हुआ है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ है। क्या इस बात में सहमत है, सहमत है ना, ठीक है, ओके। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आप पहचान जाते हो। अब फिर भी इक्वेशन नहीं लगाते आप लोग, इमोशनल हो जाते हो। तो वर्क डन के फॉर्मूले के अनुसार अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा में से एक टर्म जीरो हो गया। तो जवाब मिल गया कि इस नॉर्मल के द्वारा व्यक्ति पे होने वाला कार्य शून्य है।
बस लगता ही रहता है, लगाते नहीं, है ना। 0 कहने वाले 7 विद्यार्थी सही हैं, नेगेटिव पॉजिटिव सन कहने वाले गलत हैं। अब नेगेटिव पॉजिटिव के लिए ना मैं कुछ ऐसे विचार रखता हूँ। देखो, मन को समझाने के लिए हमारे पास सब कुछ है, हम सब कुछ क्लियर कर सकते हैं। जो लोग नेगेटिव सोचते हैं और जो पॉजिटिव सोचते हैं उनको मैं बताता हूँ कैसे। पॉजिटिव लोग ऐसे सोचते हैं कि दीवार ने फोर्स लगाया इधर, आदमी का डिस्प्लेसमेंट हुआ उधर, फोर्स भी उधर, डिस्प्लेसमेंट भी उधर, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव। और दूसरे जो नेगेटिव सोचते हैं वो कहते हैं कि धक्का तो उधर लगाया था, डिस्प्लेसमेंट तो इधर हुआ था। मिक्स कर जाते हैं, कौन फोर्स किस पे लगा रहे हैं, किसका डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। मतलब ये सारे मिक्स करने से सारी गड़बड़ी है। कोई किसी का डिस्प्लेसमेंट देख रहा है, फोर्स किसी का देख रहा है। देखना फोर्स पॉइंट जिस पे लग रहा है, किस पे वर्क निकाल रहे हो वो फोर्स देखना है। डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का देखना है जहाँ पर फोर्स लग रहे हैं। जो ऐसे सावधानी पूर्वक देखते हैं वो तो सही करते हैं, ठीक है। 0 वर्क आने के बावजूद भी किसी को पसंद नहीं आएगा, बोले ऐसे कैसे हो गया, दीवार ने कुछ नहीं किया। तो सही बात है, दीवार क्यों इसको एनर्जी देने लग गई, दीवार थक जाएगी ऐसे एनर्जी दे देगी तो। ऐसे तो फिर दीवार से धक्का ले लेके लोग एनर्जी लेके भाग जाएंगे। अगर मान लो दीवार ही वर्क करेगी फिर आदमी क्यों थकेगा, ऐसे धक्का मार मार के सारी दुनिया दौड़ती रहेगी कि दीवार से ले आओ जाओ, तो फिर खाना पीने की कहाँ जरूरत है। तो 0 वर्क मीन्स नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वॉल टू मैन। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। कुछ कहना चाह रहे हो, बोलो, अच्छे से बोलो। एनर्जी लेके थोड़ी क्या है, उसी की एनर्जी उसको मिल गई। दोस्त ने पैसे लेके हमको टी शर्ट खरीद के दे दिया, हमारे पैसे लेके हमें दे दिया, तो क्या उसने कोई सहायता थोड़ी करी हमारी, है ना। हमारा बटुआ निकाल के 500 रुपये लिया, टी शर्ट खरीदा कि दोस्त मेरी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। इस नॉर्मल रिएक्शन ने कुछ ऐसे ही किया है, इसकी एनर्जी लेके इसी को दे दी, मैंने खुद कुछ नहीं किया है। इस प्रक्रिया में इस व्यक्ति की कौन सी एनर्जी इसको मिली, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वॉल टू मैन। तो फिर हुआ क्या है, केमिकल एनर्जी ऑफ मैन। केमिकल एनर्जी को बोले तो भोजन की एनर्जी, है ना। केमिकल एनर्जी ऑफ मैन कन्वर्ट्स इनटू काइनेटिक एनर्जी। उस व्यक्ति की ही एनर्जी उस व्यक्ति की काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ गई है। ये प्रक्रिया कैसे हुई, उसकी गहराई हमें पूरी जानकारियां मिलेंगी तब समझ में आएगी। फिलहाल तो अभी वर्क डन का मतलब क्या है ये निकालना सीख रहे हैं, और बहुत सारी जानकारी हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि आदमी दीवार को धक्का दे दे के वही थकेगा, दीवार थोड़ी थकेगी। ऐसे 50 बार करेगा ना, फिर वो कहेगा बस बहुत हो गया, अब नहीं करना है ना। तो उससे पता लग रहा है कि उसी की एनर्जी लॉस हो रही है। तो किसी प्रकार का कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुआ है। फॉर्मूले में शक्ति देखो कितनी है कि सच बोलता है ये स्पष्ट कह रहा है कि इतनी सारी जानकारी दे रहा है कि कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है, जो एनर्जी है वो आदमी के पास ही है। तो इससे हमें नेचर के बारे में बहुत कुछ पता लग रहा है। यही तो बात है फॉर्मूले की। दूसरे सवाल करना चाहते हैं हम, ये सवाल भूल हो गई किसी से, अब की बार ध्यान से करेंगे ना, ठीक है। तो एक आदमी जमीन पर खड़ा था, पहले रेस्ट पे था ये, और ये जमीन थी रफ सरफेस। फिर इस आदमी ने क्या किया, दौड़ने का फैसला किया। ये 0 टाइम पर ऐसे था, और मान लेते हैं कि 3 सेकंड पे ये दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। 3 सेकंड में उसने 6 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी प्राप्त कर लिया। जमीन पे खड़ा व्यक्ति दौड़ने लगा,
और 3 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से भागने लग गया। ठीक है, तो बिना जमीन के फ्रिक्शन के तो ऐसा हो नहीं सकता था। तो अब सवाल यह है, इफ मैन एक्वायर्स वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड from rest without sliding, then work done by friction on man will be, फिर वही बात है, पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो। चलो मैं आपको 3 ही चॉइस देता हूँ, चौथी नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, व्यक्ति जो जमीन पे खड़ा था, ठहरा था, भागने लग गया, उसको वेलोसिटी मिल गया। इस प्रक्रिया में फ्रिक्शन ने व्यक्ति पर किया जो कार्य है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज़ीरो है। आप लोगों के पास फिर से चांस है इक्वेशनल बनने का। इसका जवाब क्या होगा? किसी भी चीज की गहराई में जाने से दिक्कत पैदा होती है। हम चाहते कि बिना गहराई में जाए हो जाए हमसे, ये भी गलत बात है। सही बात जो है उसको देखना पड़ेगा। तो सवाल में लिखा हुआ है विदाउट स्लाइडिंग। विदाउट स्लाइडिंग का मतलब होता है कि निश्चित हो चुका है कि यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, हम पिछले अध्याय में पढ़े थे, जब जब स्लाइडिंग होता है तब तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, स्लाइडिंग नहीं होता है काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगता है। ठीक है, फैसला हो गया, काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगता है वो उस पर लगता है जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होती है। तो पूरी बॉडी में वेलोसिटी कुछ भी हो, पर जिस पैर पे फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पर फोर्स लगता है वो तो चलता ही नहीं है। जैसे ये बॉडी है मेरी और ये पैर है, तो मैं जब आगे चलता हूँ तो ये पैर थोड़ी चलता है, पूरी बॉडी ऐसे आगे चली जाएगी ऐसे, परंतु ये पैर नहीं चलेगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विल नॉट मूव, फोर्स विल एक्ट, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विल बी जीरो। ऐसे क्या? फिर ये पैर उठा लेते हम, फिर फोर्स अब इसमें लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है। जिस पे फोर्स लगता है वो डिस्प्लेस नहीं करता है, और जो डिस्प्लेस करता है उस पे फोर्स नहीं लगता है। मामला ऐसा हो रहा है, पैर वो चल रहा है जिस पे फोर्स नहीं लग रहा है, जिस पे लग रहा है वो नहीं चल रहा है। और जब इसको रख देते हैं तो इस पे फोर्स लगता है, इस पे नहीं लगता है, जिस पे नहीं लगता है वो चलता है। तो मामला यूँ हो गया कि जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज जीरो, सो वर्क इज जीरो। ठीक है, सही बात है। दूसरे तरीके से देखें तो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ग्राउंड टू द मैन। दौड़ने में कोई जमीन एनर्जी थोड़ी देती है, व्यक्ति की एनर्जी उसे भगाती है। वो थका हुआ है, कमजोर है, बीमार है तो नहीं भाग पाता है, भले जमीन कितनी रफ क्यों ना हो, है ना। रफ सरफेस से बिठा दिया कि अब भाग जा, कि बहुत फ्रिक्शन दिलाए, जमीन थोड़ी भगा देगी, भागना खुद पड़ता है, खुद की एनर्जी चाहिए। तो इसका जवाब हो गया जीरो वर्क। कुछ लोगों ने पॉजिटिव लिखा है, अब वो अपने आप से पूछे कि मैंने क्यों लिखा है पॉजिटिव, और कुछ लोगों ने नेगेटिव लिखा है। कुछ लोग सोचते हैं फ्रिक्शन तो नेगेटिव काम ही करता है, इसका नेगेटिव लगा दो।
ये हमेशा नेगेटिव काम करता है। कुछ लोग ऐसे सोच के रखे होते, फिक्स रहते हैं लोगों के प्रति कि ये तो नेगेटिव करता है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एकदम रिजिड नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छा न्यूट्रल आदमी चाहिए हमें फिजिक्स सीखने वाला, जिसके मन में कोई भाव ना हो, न दुर्भाव न सद्भाव, है ना, न्यूट्रल। फोर्स इक्वेशन लगाए, सॉल्व करे, जो आए सो बताए। तो पॉजिटिव वालों को गलत हो गया, उन्होंने कोई और कुछ सोचा। तो हमारा क्या था, स्लाइडिंग करता तो क्या होता ना। अब ये अच्छा सवाल है, मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। सपोज करो स्लाइडिंग करके कैसे चलते, ये वाला पैर रखा ना, इस पैर पे एक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, नो वर्क। इसके ऊपर नेगेटिव पीछे लग रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो इस पे नेगेटिव। फिर ये रोक दिया, इस पे भी नेगेटिव 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 नेगेटिव। स्लाइडिंग करने वाले की एनर्जी छीनी जा रही है, जमीन उससे ले रही है, जमीन गर्म हो जाएगी। ऐसे करोगे ना तो आपसे एनर्जी छीन के जमीन को कुछ जरूर मिलेगा, जमीन जरूर गर्म होगी। ऐसे फिसल फिसल के चलोगे तो फर्श गर्म होगा। आप ऐसे अनेक बार चलो, फिर थर्मामीटर ला के नाप लो, है ना, कि भाई मैंने जमीन गर्म कर दिया चल चल के, ठीक है। चलो फिर से मौका देते हैं, अब की बार आप समझ गए शायद। देखते हैं क्या करते हैं। तीसरा क्वेश्चन, हमारे पास एक दीवार है। दीवार अब की बार हमने रबर की दीवार बनाई है, स्पेशल दीवार बनवाई, फ्लेक्सिबल, कठोर नहीं है ना, सॉफ्ट है ये। और इधर हमने एक रिजिड बॉल, लोहे की बॉल है, स्टील की बॉल लिए, स्टील की बॉल है ये। स्टील की बॉल को हमने कुछ वेलोसिटी देके इसकी तरफ फेंका, तो होगा क्या कि स्टील की बॉल जाएगी, दीवार से टकराएगी, इसका कुछ वेलोसिटी जीरो होगा, फिर ये वापस आएगी। ऐसा होता है। तो हम सिर्फ उतने टाइम को डिस्कस करना चाहते हैं जितने दौरान इसकी वेलोसिटी v से जीरो होगी, और आगे की स्टोरी पे हम इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये सरफेस आप स्मूथ मान लेना, इसका कोई, और ये वॉल है, ये फिक्स्ड वॉल है, एक तरह से हिलेगी डुलेगी नहीं, ऐसे गिर नहीं जाएगी, दब सकती है पर दूर नहीं जाएगी, उधर नहीं खिसक जाएगी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइम, सिर्फ उसी टाइम की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल बिकम्स जीरो फ्रॉम v से जीरो होने के दौरान वर्क डन बाय वॉल ऑन बॉल, वॉल का बॉल पर विल बी, एक ऑप्शन है पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन है जीरो। रबर की दीवार से लोहे की बॉल टकराई, टकराने के दौरान उसकी वेलोसिटी जीरो हुई, उसके आगे फिर भी कुछ हुआ होगा, हम उसके आगे की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उतने वक्त की बात कर रहे हैं जिस दौरान उसकी वेलोसिटी v से जीरो हुई। उस दौरान दीवार के द्वारा बॉल पे किया जाने वाला वर्क पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा। जो एकदम सिस्टमेटिक सोचना शुरू कर देगा, उसके आधार पर आंसर देने लग जाएगा, वो उसी समय सीख जाएगा। आंसर तय हो चुका है, निशान लगा लिया गया है, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं जवाब। बताओ, अब तुम्हें एक्सप्लेन करोगे। बताओ जीरो कैसे है, तुमने जीरो लगाया ना, कैसे है जीरो? हाँ ठीक है, सही बात है, आगे बोलो।
बस 2 मिनट में वहां तक पहुंच जाऊं। स्टील की बॉल यहाँ पहुंच गई। तुमने अब तक बिल्कुल अच्छी बातें करी और इसके ऊपर एक नॉर्मल लग गया। ये रबर की बॉल है और ये स्टील की बॉल है। आगे बोलो, अब इसके आगे बोलो। और इसके पास वेलोसिटी भी है, ठीक है। मतलब अभी टच ही किया है, अब आगे होगा, कुछ होगा। फोर्स तो इधर लग गया पीछे और इससे रिटार्डेशन आ गया और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? क्यों, वेलोसिटी तो उधर है। जैसे बॉल ऊपर फेंकते हैं, ग्रेविटी नीचे लगता है तो बॉल नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा? नीचे गिर जाता है। ऐसे ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो अगर हम बॉल ऊपर फेंकते हैं तो बॉल नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? हाँ, जब तक v 0 नहीं हुआ तब तक पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, वही कह रहे हैं, जब तक इसका v 0 नहीं हुआ तब तक किधर गया? अच्छा, ये भी तुम अच्छी बात कर रहे हो। ठीक ठीक, आगे तो जगह ही नहीं, तो फिर वो आगे कैसे गया होगा? वो थोड़ी दब जाएगी, गिरेगी नहीं, ये तो सही बात है। तो ये बॉल जो है इस बॉल को ऐसे दबा देगी, थोड़ी रबर की दीवार है, दब जाएगी। फिर ये कह रहे हैं कि इसका v 0 हो गया, ये नॉर्मल ऐसे लग रहा है। हाँ, आगे बोलो कुछ। 0 कैसे कहा तुमने? ये तो सच्ची बात कर रहे हो, आगे बोलो। हाँ, वही लिख रखा है हमने। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 0 हो जाए, इसका क्या था? इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पहले यहां था, अब इधर चला गया ना, तो डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ कि नहीं हुआ? तो वहीं रहा बस। थोड़ा आगे दबेगा ना इस तरफ, तो पॉइंट आगे खिसकेगा कि नहीं खिसकेगा? आगे जा रहा है ना पॉइंट। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो पॉइंट आगे इस पॉइंट पे पहले था। ये राइट साइड आया कि नहीं आया? डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। देखो, दिख रहा है, ऐसे नाप के देख लो, स्केल से नाप सकते हो। हाँ, वो दिखाए, समझने की चीज नहीं है, देखने की। देखो इधर ऐसे नाप के दिखाऊं कितना हो गया। यहां से ये एक ढक्कन के बराबर डिस्प्लेस हो गया। इस डायग्राम में आराम से देख सकते हो। इस तरफ पहले यहां था ना, ये वाला पॉइंट अब यहां खिसक गया, फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो गया है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक ढक्कन के बराबर उधर खिसक गया है और फोर्स इधर लगा है। दिख रहा है ना अच्छे से? तो वर्क कैसा हुआ? पॉजिटिव, नेगेटिव कि 0? नेगेटिव। तो नेगेटिव जिन्होंने लिखा है उनका ठीक हो गया है। 0 वाले लोग गलत हैं। 0 तो मुझे मालूम है, पिछले 2 आंसरों से प्रभावित हैं वो। ये बात तो क्लियर हो गई कि वर्क नेगेटिव होगा। 0 वर्क वालों का मैं इतना कह सकता हूँ, जरूर वो पिछले 2 आंसर से प्रभावित हो गए, सोचते नहीं, वो ऐसे ही लगा देते हैं। पॉजिटिव वर्क भी कुछ लोगों ने लगाया तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा किसका फोर्स है। अगर दीवार पे पूछते तो दीवार पे पॉजिटिव होता है, क्योंकि दीवार के ऊपर जो बॉल का फोर्स है वो तो इस तरफ होगा और दीवार का जो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है वो ऐसे हो रहा है। तो ये अगर वर्क डन बाय बॉल ऑन वॉल पूछते तो इसका आंसर पॉजिटिव आता है। पर सवाल हमारा क्या है, ध्यान से पढ़ें इसको। और क्या है? वर्क डन बाय वॉल ऑन बॉल, दीवार का गेंद पे क्या वर्क है, तो फोर्स गेंद पे लगने वाला देखा जाएगा और उसी का डिस्प्लेसमेंट भी देखा जाएगा। दूसरे शब्दों में जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या हुआ है, नेगेटिव वर्क का मतलब क्या होता है बताओ? एनर्जी इज एक्सट्रैक्टेड, यानी
हम ये कहना चाहते हैं कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉल टू बॉल, एनर्जी ट्रांसफर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल converts into elastic potential energy of ball। यहां पर एनर्जी एक्सचेंज हुई है। फॉर्मूले की ताकत देखो, ये सब बता देता है किसने किसको एनर्जी दिया है, कितना दिया है। ये बहुत ताकतवर फार्मूला है। ये जीरो का जीरो बताता है, प्लस का प्लस बताता है, माइनस का माइनस बताता है, और इससे प्रकृति की घटने वाली घटना का पूरा जानकारी मिल जाता है। तो यहाँ पर ऐसा हुआ है कि बॉल के पास काइनेटिक एनर्जी हुआ करती थी, वो जाकर के दीवार में स्टोर हो गई। बॉल थी कठोर, नहीं कर सकती थी स्टोर, और बॉल थी कठोर, नहीं कर सकती थी स्टोर। सामने आई दीवार, उसने कहा दीवार हो जा तैयार, है ना, मेरे पास है एनर्जी, रख लेना। दीवार ने कहा मैं स्टोर कर लूँगी। दीवार ने एनर्जी स्टोर किया और वही एनर्जी वापस बॉल को दे दिया। यानी यहाँ पर कठोर दीवार, जो कठोर होते हैं ना, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं कर पाते हैं, दब नहीं पाते हैं, वो काइनेटिक एनर्जी रखते हैं। तो कठोर गेंद सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रखती है। दीवार सॉफ्ट थी, उसने कहा कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं रख लूँगी। उसने एनर्जी रख लिया, फिर वापस धक्का मार के वापस दे दिया। जब इसके बाद क्या होगा, ये दीवार वापस खुलेगी ऐसे, फिर इस पर पॉजिटिव वर्क करेगी, फिर बॉल को फिर से काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। हमने वो आगे की स्टोरी नहीं पूछी, हमने सिर्फ कंप्रेस होने तक का ही सवाल पूछा था, इसलिए इसका आंसर ऐसा है। ठीक है, तो अब क्लियर हो गई। तो पॉजिटिव नेगेटिव के सवाल पे आप मैंने काफ़ी जानकारी हो गई। अगर दोनों ही रबर के होते तो आंसर में क्या फ़र्क पड़ता? कुछ पूछ रहे हो? नहीं, एनर्जी कंजर्वेशन का सिद्धांत फेल हो जाएगा। अगर V से जाकर के 2V से आ जाएंगे तो संसार में ऐसे एनर्जी लेने लग जाएंगे लोग, ऐसे भाग भाग करके गाड़ियों को भगा भाग के स्पीड लेते जाओ, एनर्जी प्रकट होने लग जाएगी, है ना, वो नहीं हो सकता इसमें। अच्छा, मैं कह रहा था कि स्टील की जगह अगर रबर की बॉल होती तो फिर आंसर में क्या फ़र्क पड़ता? अगर बॉल भी रबर की होती, दीवार भी रबर की होती, तो क्या होता? आराम से सोच के बताओ। ये नहीं बताया कि कौन सी कंपनी का रबर है ना, बस इतना बताया कि दोनों रबर के, बॉल भी रबर की है, पता नहीं कौन सा, एक श्रीलंका से लाए, एक थाईलैंड से लाए, बचपन में पढ़ा था श्रीलंका में रबर ज़्यादा बनता है शायद, है ना, तो वहाँ से खरीद लाए हम। हाँ, वही सेम क्वेश्चन है, स्टील की बॉल की जगह रबर की बॉल, रबर की दीवार। तो आपको मैंने 4 चॉइस करता हूँ, मैं आपके लिए बढ़ाता हूँ, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और कैन नॉट बी डिसाइडेड, है ना। आपके लिए 4 चॉइस दे दिया। अगर दोनों रबर के होंगे तो क्या होगा? आपको हमेशा इक्वेशन के नज़रिए से सोचना है, पिछले किसी सवाल से प्रभावित नहीं होना है, रूल लगाना है। जो लोग जो जिस दिन से रूल लगाने लग जाएंगे उनके आंसर उस समय से आने लग जाएंगे। ठीक है, हो गया ना फैसला? कोई ज़्यादा लंबा सवाल नहीं, दोनों रबर की कर दिया और कुछ नहीं किया। तो जिन लोगों को कहना है कि आंसर जो है 0 होगा, दोनों रबर की, रबर रबर कैंसिल। 0 के सपोर्टर कोई नहीं है, अब 0 के सपोर्ट में कोई नहीं है। तो जिनका कहना है कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के सपोर्टर 1 2 3 4 5, 5 विद्यार्थी पॉजिटिव में आ गए। जिनका कहना है नेगेटिव होगा, नेगेटिव के सपोर्टर 1 2, बस कैन नॉट बी डिसाइडेड, फैसला नहीं हो पाएगा, रबर की कंपनी देखनी पड़ेगी। ऐसा काफ़ी लोग आए हैं, तो मैं बता देता हूँ। अब आप खुद बताना मुझे, इस दीवार के पास 3 तरह की चॉइस है, दीवार ऐसे रहे, या फिर दीवार ऐसे दब जाए, या फिर दीवार ऐसे उभर जाए। इनमें से क्या रबर की बॉल से टकराते वक्त फोर्स लगने से
मतलब दीवार पे फोर्स लगेगा ऐसे, तो रबर की दीवार पे जब कोई फोर्स लगाता है ऐसे, तो वो सीधी रहती है, वो ऐसे दब जाती है, या वो ऐसे उभर जाती है। इन तीनों में से 1 2 3 क्या होता है? रबर की दीवार को अगर धक्का मारोगे, वो कैसा भी हार्ड रबर हो, कुछ तो दबती है, नहीं तो फिर वो रबर ही नहीं। अगर रबर की डेफिनेशन ही खत्म हो जाएगी, फिर वो स्टील हो गया जो हमसे दब नहीं पा रहा है। अगर हमने किसी दीवार को धक्का लगाया तो निश्चित है यही होगा। धक्का लगाने वाला कोई क्यों ना, वो स्टील का हो चाहे प्लास्टिक का हो चाहे किसी कांच का हो, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। धक्का कोई भी लगाए, दीवार को तो ऐसे ही दबना होगा, ये वाला तरीका। ये तो हो ही नहीं सकता है, तो अजीब बात होगी, देख के समझ आ रहा है असंभव बात है। और बिना दबे रह जाए तो फिर वो रबर नहीं। कुछ रबर है तो कुछ तो फोर्स लगाने से दबना ही पड़ेगा। बॉल के बारे में हमने पूछा नहीं, हम आपसे दीवार के बारे में पूछ रहे हैं। दीवार का जवाब तो यही है ना, दीवार पे फोर्स लगेगा तो यही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब बॉल पे डायग्राम बनाएंगे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा, तो इसका आंसर वही होगा, नेगेटिव। आंसर विल बी सेम, नेगेटिव। अगर दीवार कठिन, वो कठोर हो तभी हो सकता है, बस रिजिड होगा ही। फोर्स लगाओगे तो दबेगा ही, पक्का है, तभी तो रबर का है। तो इसलिए आंसर इसका नेगेटिव होगा। बॉल चाहे रबर की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे लकड़ी की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे ग्लास की हो, धक्का तो ऐसे ही लगाएगी दीवार पे और दीवार वैसे ही दबेगी, उसके अलावा उसके पास चारा नहीं है। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का डिस्प्लेसमेंट देखो, वो आगे की तरफ होगा और बॉल पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा। बॉल भले ही दब जाए, फर्क इतना सा होगा आपके डायग्राम में कि ये जो बॉल आपने बनाया, आप कहना चाहते हो कि बॉल भी दब गई, ले लो दबा देते, बॉल दब गई, ये लो। इससे होता है क्या, बॉल के बाकी बॉडी से क्या काम, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तो राइट साइड गया है, इसलिए नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हमने समझा कि कैसे तय होता है पॉजिटिव नेगेटिव। कितनी आसान बात है अगर कोई लगाए तो। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। पहले हम कांस्टेंट फोर्स के वर्क की बात करेंगे। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हमारे पास जो वर्क डन का फंडामेंटल फार्मूला है वो इंटीग्रल डी डब्ल्यू इंटीग्रल एफ डॉट डी एस है। ये है ऑलवेज एप्लीकेबल, ये फॉर्मूला हमेशा लगता है ऑलवेज, कोई शर्त नहीं इसकी, क्योंकि ये इसकी परिभाषा है। परिभाषा पे कोई शर्त नहीं होती, उसको हमने माना है। अब इसमें व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, व्हेन फोर्स इज कांस्टेंट, तो आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा है कि जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। तो उस केस में आप एफ को बाहर ले लेंगे, ये एफ अपने साथ डॉट को भी बाहर बुला लेंगे। डॉट तुम भी आ जाओ, डिस्प्लेसमेंट को अकेला रहने दो, एफ के साथ डॉट भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करोगे तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसको मैं डायग्राम से समझा देता हूं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा, कोई पार्टिकल ही मान लो आप, वो पार्टिकल ऐसे ऐसे गया, इसके ऊपर फोर्स हमेशा ऐसा लगा, ये कहीं भी गया हो, फोर्स का डायरेक्शन फिक्स, फोर्स का मैग्नीट्यूड फिक्स, ऐसे लगा ये, तो हर समय फोर्स के साथ इसका डिस्प्लेसमेंट का एंगल कुछ अलग अलग रहा, ds1 ds2 ds3 ऐसे अलग अलग आएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि आप फोर्स को वैसे रहने दो, सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड कर दो, तो ये सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन करेंगे। वेक्टर एडिशन करने से जो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, मैं बताता हूँ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये होगा वो डेल्टा एस,
तो अगर आप इस पे वर्क डन इस फोर्स का पता करना चाहते हैं तो आप तो ये फोर्स देखो और ओवरऑल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, भले ही पाथ कुछ भी रहा हो, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ वो देखा जाएगा और नेट डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल देखा जाएगा। भले अलग अलग डिस्प्लेसमेंट में एंगल कुछ अलग अलग रहा होगा। अगर इसको ओपन करोगे तो ये आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है ओनली व्हेन वेक्टर एफ इज कांस्टेंट। जब फोर्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में कांस्टेंट होता है तभी इसको लगा सकते हो। फोर्स फिक्स डायरेक्शन में लगता है, फोर्स का मैग्नीट्यूड फिक्स है, तो हम ऐसा लगा सकते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला आप कई तरीके से लिख सकते हो। फोर्स इनटू एक तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन एफ डॉट डेल्टा एस, दूसरा आप लिख सकते हो फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, तीसरा आप फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट in the direction of force। फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट डेल्टा एस कॉस थीटा। आप इस डेल्टा एस के दो कंपोनेंट कर सकते हो, तो आप ये कह सकते हो कि डेल्टा एस कॉस थीटा फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है। इसको यूं भी कह सकते हो कंपोनेंट ऑफ फोर्स along displacement into displacement। दूसरे तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट है इधर, तो इस डायरेक्शन में आपका फोर्स है एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा काम का नहीं है, एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट की तरफ कंपोनेंट कर लो या डिस्प्लेसमेंट का फोर्स की तरफ कंपोनेंट कर लो, या फोर्स पूरा लिख लो डिस्प्लेसमेंट पूरा लिख लो, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, या दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लो। चार तरीके से आप किसी भी फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हो। किसी बोले तो कांस्टेंट फोर्स, कोई भी कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन हम इस तरीके से बता सकते हैं। कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन के बारे में एक बात और बताना चाहते हैं कि रास्ता चाहे कैसा भी हो डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ऐसा हम कह सकते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कांस्टेंट फोर्स का वर्क पाथ पर निर्भर नहीं करता है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इट ओनली डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर निर्भर करता है। तो हम कुछ कांस्टेंट फोर्स के वर्क डन वाले सवाल करते हैं। फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, ये रास्ते पे निर्भर नहीं करता है। अगर घूम फिर के वापस वहीं आ जाओगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। जीरो डिस्प्लेसमेंट में जीरो वर्क होगा, ये हमेशा के लिए सही नहीं है, ये सिर्फ कांस्टेंट फोर्स के लिए ही सही है। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो जीरो डिस्प्लेसमेंट में वर्क जीरो हो जरूरी नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क जीरो होगा ही। जैसे अगर इसको ट्रू फॉल्स में लिखें, लिख लो और फिर आंसर भी लिख लो। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो देन वर्क डन बाय द फोर्स विल बी जीरो।
when displacement is 0, then work done by the force will be 0, और इस पे लिख लें ट्रू और फॉल्स। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वर्क 0 होगा। ये था ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट और हमने इसका आंसर आपको बता दिया है, इसका आंसर है फॉल्स। ठीक है, दिस स्टेटमेंट विल बी ट्रू फॉर कांस्टेंट फोर्स ओनली। जब फोर्स कांस्टेंट होगा तब ऐसा होगा। 0 डिस्प्लेसमेंट का मतलब एक तो होता है नो डिस्प्लेसमेंट और एक होता है 0 डिस्प्लेसमेंट, दोनों में अंतर है। नो बोले तो हुआ ही नहीं और एक हो के 0 हो गया। एग्ज़ाम दिया ही नहीं, 0 नंबर आए। एग्ज़ाम दे के आए पर जितना प्लस लाए उतना ही माइनस लाए, फिर भी 0 हुआ। ये दूसरे प्रकार का 0 है। ठीक है, तो हम उस दूसरे प्रकार के 0 की बात कर रहे हैं। घूम फिर के वहीं आ जाएं तो वर्क डन हमेशा 0 नहीं होता है, सिर्फ कांस्टेंट फोर्स में होता है। वेरिएबल फोर्स में वर्क हो सकता है। ठीक है, अब पहला सवाल इसके ऊपर लेते हैं। इजी क्वेश्चन लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट का सही हो जाए। देखते हैं कि कौन गलत करता है। ठीक है, गलत करने वाले को ढूंढेंगे हम। एक फोर्स हमको दे रखा है 2i केप माइनस जे केप माइनस 3k केप। फोर्स इज गिवन। particle moves from -1, 2, 3 to -3, -1, 5. Particle moves from this point to this point when force F is acting. Find work done by force on particle. ये फोर्स पार्टिकल पर लग रहा है। कैसा है आपको दे रखा है। पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया ये आपको दे रखा है। अब देखो कुछ लोग कैसे करेंगे। कुछ लोगों को तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना नहीं आता अभी तक कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो हमको कोई 2 पॉइंट दे रखा है ये और ये, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला। इसका ये पॉइंट है -1, 2, 3 और ये -3, -1 और ये 5। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। इसको कैलकुलेट करने के लिए कानून ये कहता है कि इसमें से इसको घटा दो। अब कुछ लोगों को घटाना नहीं आता, माइनस में से माइनस कैसे घटाते, यहीं से सारा गड़बड़ हो जाता है। -3 में से -1 घटाएंगे तो कितना आता है, -2 आता है। अच्छा, -2 i केप। -1 में से 2 घटाएं तो -3 और 5 में से 3 घटाएं तो 2। कुछ लोगों से यही गड़बड़ हो जाती है, ये डिस्प्लेसमेंट ही गलत निकल जाता है। कुछ तो इसको निकाल ही नहीं पाते कि क्या है ये। अरे हाँ, के केप तो है ही। अब दूसरा फोर्स ये। अब कुछ लोग इसके बाद क्या करते हैं, ये फॉर्मूला लगाते हैं। फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 10 और 4 14, √14 आ गया। और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड 9 और 4 और 4 8 17 हो गया, √17। फिर बैठे रहते हैं, कॉस थीटा कहाँ से लाए। फोर्स भी निकाल के बैठ लिया कि कॉस थीटा नहीं पता किसने कहा। फॉर्मूला तो लगाना चाह रहे हैं पर वो फॉर्मूला अटक रहा है।
अब कुछ ये फॉर्मूला लगाते हैं डिस्प्लेसमेंट वाला डॉट प्रोडक्ट के साथ। ये तो अच्छा फॉर्मूला है, ये लगाना चाहिए। तो ये आएगा -2 i के, मतलब फोर्स क्या है 2 i के -j के -3 k डॉट -2 i के -3 j के +2 k। अब क्या करते हैं कि i डॉट i से क्या होता है 1, तो ये -4। अब कुछ लोग -4 i कैप लगा देते हैं, डॉट करने से i उड़ जाता है ना। j डॉट j ये कितना आएगा +3, -3 इंटू 2 -6, तो ये आ गया -7। तो -7 यूनिट इसका आंसर हो गया। कुछ लोग तो ऐसे अट के बैठेंगे क्या लगाएं, 4 फार्मूले हैं कौन सा लगाएं, ठीक है। तो वर्क कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है कि तीर लगाएं उस पर, है ना, स्केलर है, ऐसे नंबर आएगा। यूनिट इसका कुछ होगा, अगर फोर्स न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट मीटर में, तो न्यूटन मीटर। और अगर 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है तो जूल भी लिख सकते हैं, तो -7 जूल भी लिख सकते हैं अगर ऐसा यूनिट में काम चल रहा है तो, ठीक है। ऐसा इसका जवाब हो गया। चलो दूसरा सवाल। एक आदमी एक कुएं से पानी निकाल रहा है बाल्टी से, बाल्टी की सहायता से। बाल्टी अभी एक खाली बाल्टी है, अभी नीचे ले जा रहा हूँ, तो ये रस्सी छोड़ रहा है यहाँ से धीरे धीरे, तो बाल्टी नीचे जा रही है, नीचे की तरफ। बाल्टी का वजन हम मान लेते हैं कि 1 kg की बाल्टी है, 1 किलो की बाल्टी नीचे की तरफ जा रही है। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रही है। चलो वेलोसिटी देते हैं, ज़्यादा अच्छा रखेंगे आपके लिए। 2 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रही है, ठीक है। ये इसका कांस्टेंट दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो वर्क डन बाय मैन ऑन बकेट with help of string during 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में आदमी ने बाल्टी पर कितना वर्क किया। आपको अपना आंसर लिखना है, बोलना नहीं है। अभी हम इसकी जांच करेंगे। बाल्टी 1 किलो की है, बाल्टी नीचे जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, जो कि कांस्टेंट है। 2 मीटर पर सेकेंड बाल्टी का वेलोसिटी है, जो कि कांस्टेंट है। तो आदमी के द्वारा बाल्टी पर रस्सी की सहायता से 5 सेकेंड के दौरान कितना वर्क हुआ। जब भी हमें वर्क कैलकुलेट करना होगा, हमें 3 चीज़ों के बारे में सोचना होगा, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा। और कोई भी पसंद का फार्मूला आप निकाल लें। जिसका वर्क पूछा है वो फोर्स निकालें, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकालें जिस पे फोर्स लग रहा है, और फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल देखें और हिसाब लगाएं। चलो अब देख लेते हैं इसका जवाब। इस बाल्टी पर इस व्यक्ति के द्वारा रस्सी की सहायता से जो फोर्स लगाया गया है वो आप मान सकते हैं कि टेंशन फोर्स है। बाल्टी पे नीचे ग्रेविटी लग रही है 1g, और बाल्टी का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो न्यूटन्स लॉ से 1g - t = 0। तो व्यक्ति के द्वारा बाल्टी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया गया। ऐसा कोई दिक्कत की बात किसी को है नहीं, हो गया।
क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हमें 2 मीटर पर सेकेंड दे रखा है और टाइम हमें 5 सेकेंड दे रखा है। 5 सेकेंड तो इसमें आ जाएगा 10 मीटर। 5 सेकेंड में बाल्टी 10 मीटर नीचे जाएगी, तो बाल्टी का डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर नीचे हो गया। तो जिस पॉइंट पे टेंशन फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट भी 10 मीटर हो जाएगा। तो फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स की जगह तो 10, डिस्प्लेसमेंट की जगह तो 10, थीटा की जगह 180 डिग्री। फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो आंसर हो गया -100 जूल। बताओ किसका आया था -100? 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का +100 आ गया, हो गलत हो गया। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ऐसा फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, यहीं पे रोक देते हैं हम, अगली क्लास में और आगे सवाल करेंगे वर्क डन वाले।